दोस्तों, मैं अक्षय पांडे स्वागत करता हूं क्वेश्चन में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के नोटिफिकेशन के ऊपर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो आपको इस पॉइंट को नोट करना चाहिए और आपको फॉर्म फिलअप करने समय से उस बात को ध्यान देना चाहिए। और बाकी कैसी आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप कितनी वैकेंसीज आएंगी, और पूरी बातें जो हैं इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज आएंगी। तो लगभग आप 10,000 वैकेंसीज मान के चलिए। पिछली बार भी 8,000 वैकेंसीज आई थी, तो इस बार भी लगभग लगभग जो माना जाता है कि 10,000 वैकेंसीज इस बार भी हैं। अभी अनाउंस नहीं है। देखिए, टेंटेटिव वैकेंसीज होती हैं। एसएससी का हमेशा से ऐसा रहा है कि वो पहले बहुत कम वैकेंसीज भी रिलीज़ करती है और बाद में बढ़ जाती हैं। तो आप मान के चलिए, वो कितनी भी रिलीज़ भी करें, अगर वो 6,000 भी लेके आते, वो बाद में वो बढ़ के 10,000 हो जाते। तो इतनी वैकेंसीज हैं और 10,000 आने के भी चांसेस हैं। अब बात करते हैं कब से स्टार्ट होगा। तो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा फॉर्म फिल करना, 29 मई तक है। और जो आपकी फिर लास्ट डेट है वो एप्लीकेशन की, वो 29 मई है। आप वहाँ तब तक इतना वेट मत करिएगा। अप्रैल में ही आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करिएगा। और उसके बाद जो आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2/8/2019 से लेकर 6/9/2019 तक आपका है। मतलब 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। इस बीच में कई एसएससी के और एग्ज़ाम्स हैं। जैसे भी वैसे इस बार जो एसएससी है, बहुत ही टाइम टू टाइम चल रही है। वो हर एक जब भी अपना टेंटेटिव डेट्स बता रही है, तो उस डेट में वो एग्ज़ाम ले रही है। जैसे सीपीयू का एग्ज़ाम हुआ, जो डेट बताया था उसी डेट में एग्ज़ाम हुआ है, और इसी मई के लास्ट तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, सीपीयू का भी, एसएससी जीडी का भी। तो ये पूरा प्रोसेस इनका बहुत सही से चल रहा है। तो ये जहाँ मान चल सकते हैं कि इन्होंने जो दे रखी है कि टीयर 1 की डेट 2 अगस्त होगी, 2 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। और आपकी जो टीयर 2 की डेट है जो 17 नवंबर है, तो ये उसी डेट में हो भी जाएगा एग्ज़ाम। इस बार इतना लेट नहीं होगा और प्रोसेस भी सही चल रही है, टीसीएस करा रही है। तो अब देखिए, बात ये आती कि इस बीच में एग्ज़ाम कौन कौन से आएंगे। सीजीएल का भी टीयर 1 होने वाला है जून में, ठीक है। उसके बाद सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा। उसी बीच में आपका जो सीपीओ का फिजिकल एग्ज़ाम भी होगा। एसएससी जीडी का भी फिजिकल अभी होने वाला ही है। तो ये सारी प्रोसेस चलेंगी। उसके बाद आपका ये कहीं आपका एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। तो एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए आप समझ सकते हैं कि 17 नवंबर को आपका टीयर 2 होगा। तो उसके बाद कुछ दिन लगेगा रिजल्ट आने में, और लगभग 7 से 8 महीने में वो ज्वाइनिंग दे देते हैं। तो पोस्ट की बात करें तो 1800 ग्रेड पे की पोस्ट है, और 5,200 से लेके 20,200 तक आपकी जो पे स्केल है। और ये पोस्ट अच्छी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट में आती है। देखिए, बहुत तो हम नहीं कहेंगे कि सीएचएसएल या सीजीएल के तरह ही उसकी पोस्ट है। डिसेंट सैलरी है, लगभग आपको 22-23 हज़ार तक इन हैंड मिल जाती है। और डिपेंड भी करता है। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो देखिए, इस पे लेके मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एमटीएस की पोस्ट कैसी होती है। लेकिन इसमें डिपेंड भी करता है आपको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, कि इनकम टैक्स मिला है या एएसआई मिल गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, कई डिपार्टमेंट्स में जुड़े हुए हैं। तो अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिला, उसी हिसाब से पोस्ट होती है कि आपका वर्क प्रोफाइल कैसा होगा, ठीक है। लेकिन उतना वर्कलोड नहीं होता है इसमें, इतना ज़्यादा नहीं है कि आप कुछ और ना कर पाए। लेकिन बस ये थोड़ा सा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी सीजीएल और सीएचएसएल से ज़्यादा इस पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार एज लिमिट जो है वो 2 ग्रुप में बांट रखी है, और इसकी 2 सेपरेट कट ऑफ बनेगी। तो एक 18 से 25 के लिए है, और एक 18 से 27 के लिए है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट करने वाली बात थी। तो अब समझिए इसमें हुआ क्या। कुछ कुछ डिपार्टमेंट जो है वो 18 से 25 साल के कैंडिडेट्स को मांग रहे हैं, और कुछ कुछ 18 से 27 के लिए। तो अगर आप 18 से 25 के बीच में दोनों को फिल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों कैटेगरी को फिल कर पाएंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे जो 25 से 27 के बीच में होंगे, तो वो केवल सेकंड वाले के लिए एलिजिबल होंगे, और उसी की कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी, ठीक है। तो ये तो एज लिमिट की बात होगी। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट जो है आपको वो फॉलो करने चाहिए। तो देखिए, ये आपको अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, और देखिए 2 तरीके हैं। पहले तो ये अगर जिनका रजिस्ट्रेशन उन्होंने अभी तक एग्ज़ाम में नहीं किया है एसएससी की वेबसाइट पे, मतलब अगर उन्होंने कोई भी एग्ज़ाम नहीं भरा हो, पहले एग्ज़ाम दिया है वो बात की बात है। अभी जब से नई वेबसाइट आई है तब की बता रहा हूँ। जैसे अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया हो, या एसएससी सीपीओ का फॉर्म फिल किया हो, या कोई से फॉर्म फिल किया होगा, तो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं फिल किया है कोई फॉर्म, जैसे आपने लास्ट ईयर सीजीएल भरा हो या तब भरा हो, तो आपको इस बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आप
मतलब अपना फॉर्म फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उस रजिस्ट्रेशन से आप लॉगिन कीजिए और आप डायरेक्ट फॉर्म फिल करेंगे। आपके बहुत सारे पॉइंट्स पहले से फिल होंगे, बस आपको सेंटर भरना है और जो भी आपको स्टेट भरना है और उसी हिसाब से आपका वो हो जाएगा। ठीक है, 29 मई लास्ट डेट है, आप डेट का वेट मत करिएगा और पहले फॉर्म फिल करने की कोशिश करिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये है और ये 100 रुपये सभी के लिए है। और किसके लिए 100 रुपये नहीं है वो आप देख लीजिए। 11 पॉइंट का जो थर्ड पॉइंट है, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC, ST और PWD और ESM एक्स सर्विसमैन, इन लोग के लिए फ़ीस जो है वो माफ़ है और बाकी सबको 100 रुपये देने हैं। ठीक है, नेट बैंकिंग है, आप चालान से किस तरीके से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर का पैटर्न कैसा है, पेपर कैसा है। ठीक है, तो देखिए CGL या CHSL या कोई भी SSC का हम एग्ज़ाम देते हैं, जो पेपर पैटर्न है वैसा ही है, सिंपल। जनरल इंग्लिश आएगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैं उनको बहुत कहना चाहूँगा, अगर जो NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको बाकी कुछ तो प्रिपेयर करना ही है। बस यहाँ पे उन्हें दो चीज़ पर ध्यान देना है कि जो मैथ का पोर्शन है उसमें उनको लेवल एक अप करना पड़ेगा और इंग्लिश उन्हें अलग से प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश के लिए आप 1-2 घंटे आप दे सकते हैं अलग से और बाकी चीज़ आपको प्रिपेयर करनी होगी। तो ये भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं ये वाली पोस्ट भी। ठीक है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि जितने लोग NTPC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अधिकतर लोग SSC MTS का फॉर्म फिल करेंगे क्योंकि फॉर्म बहुत एक तो महंगा भी नहीं है। तो इसके लिए आदमी ज़्यादा सोचता नहीं है, बैंक के एग्जाम के लिए बस सोचता है। 90 मिनट का टाइम है, 25-25 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे टोटल और 90 मिनट का टाइम है, बहुत पर्याप्त टाइम है क्योंकि और एग्जाम में 60 मिनट मिलता है। तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो, इसलिए किसी का पेपर तो नहीं छूटने वाला, इसलिए हाई बहुत मेरिट जाती है। क्योंकि अब जनरल रीजनिंग या अगर हम मैथ की बात करें तो पूरे पूरे लोग क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत है, आदमी रीचेक भी कर सकता है। लेकिन जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में जिसको जितना अच्छा आता है, मतलब अगर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि अगर आपको आता है तो आप कर पाओगे, नहीं आता है तो फिर आपको 2 घंटे भी दे दिया तो भी कम है। तो यहाँ पे आपको जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इस एग्ज़ाम के लिए। तो जनरल अवेयरनेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, वो आपको NTPC में भी काम आएगी, CHSL में भी काम आएगी, CGL में भी काम आएगी और इसमें भी काम आएगी। तो कई एग्ज़ाम हैं आपको जिसमें आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। तो ये तो हो गया Tier 1 की बात। अच्छा, Tier 1 ही जो है वो आपका मेरिट बनाएगी। Tier 2 जो मार्क्स है वो क्वालिफाइंग है, केवल आपको क्वालिफाई करना है। तो Tier 2 में बस आपको एक ऐसे लिखना है या तो एक आप लेटर लिख लीजिए, उन दोनों में से कोई भी एक लिखना है और किसी भी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, जैसे जो भी आपकी 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज है। तो पेपर 1 जो है वो आपको जैसे पैटर्न बता दिया, माइनस 1 पॉइंट मतलब 0.25 की जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, और इस तरीके से आपका पूरा ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेफरेंस ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज। अच्छा, ये गलती पिछली बार बहुत से स्टूडेंट्स ने करी थी और ये गलती आप मत करिएगा। देखिए, जितने स्टेट्स हैं आप प्रेफरेंस हर एक स्टेट को दीजिएगा, जितने भी प्रेफरेंस है। आप केवल ये नहीं कि 1 2 3 आपने केवल स्टेट प्रेफरेंस दे दी, प्रेफरेंस आप बहुत दीजिएगा। नहीं अगर ज्वाइन करना हो तो बातें मत करिएगा, लेकिन प्रेफरेंस दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से स्टेट्स की कट ऑफ बहुत हाई जाती है और बाकी स्टेट्स की कट ऑफ बहुत कम जाती है। तो आप प्रेफरेंस सभी स्टेट को दीजिएगा। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर क्या होता है कि आपने जो भी स्टेट को दिया, जैसे मान लीजिए 3 स्टेट्स को आपने दिया, तो आपने जैसे सेकंड वाला पॉइंट है, आप इसे पढ़िएगा कि FGC आपने 3 स्टेट्स को अपना प्रेफरेंस दे दिया। उसके बाद अगर आप नहीं देते हैं तो XXX करके आपका वो वहाँ पे नो चॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। तो यही इसमें बात है कि जो भी आप जब स्टेट प्रेफरेंस भरेंगे तो आप स्टेट प्रेफरेंस में जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी, जिस स्टेट में आप रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसको ऊपर भरिएगा। लेकिन ये नहीं कि केवल उन्हीं स्टेट्स को भरें, कोशिश कीजिएगा कि अधिकतर स्टेट्स मतलब भर दें। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन के लिए देखिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, पहले थर्ड पॉइंट आप पढ़िए कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन पेपर 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1। तो पेपर 1 में जैसा मार्क्स होगा आपका, नॉर्मलाइजेशन होगा इस बार, क्योंकि SSC के एग्जाम में पहले नहीं होता था नॉर्मलाइजेशन, लेकिन इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। तो पेपर 1 में जैसे मार्क्स होंगे उस हिसाब से वो कट ऑफ मतलब गिराएंगे और फिर उसके बाद पेपर 2 के लिए बुलाएंगे। तो पेपर 1 की जो कट ऑफ गिराते हैं वो बहुत ही कम मतलब मार्क्स होती है, इसमें बहुत से लोग एलिजिबल हो जाते हैं और बहुत से लोग Tier 2 एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पे Tier 2 एग्ज़ाम देने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे मुझे याद है, मुझे इतना याद नहीं है, मैं देख के बताऊंगा, पिछली बार यूपी की या पूरी कट ऑफ मेरे ख्याल से जनरल कैटेगरी की 110 या 115 गई थी, 2016 की बता रहा हूँ, तो हो सकता हूँ गलत भी हूँ।
तो इस हिसाब से कट ऑफ गई थी, और उसके बाद में बहुत कट ऑफ बढ़ गई थी, 130 132 ऐसे ऐसे कट ऑफ गई थी। तो 17.4 जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। देयर विल बी सेपरेट कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज कट ऑफ इन पेपर 1 एज अ वैकेंसीज ऑफ एमटीएस आर इन 2 एज ग्रुप। तो 2 एज ग्रुप में है, एक 18 से 25 के लिए अलग है, एक 18 से 27 के लिए अलग है। तो दोनों के लिए सेपरेट एज वाइज, ग्रुप वाइज, कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज कट ऑफ बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पेपर 2 विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 2 विल बी 40% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड 35% फॉर ऑल रिजर्व कैटेगरीज। तो पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, बस आपको क्वालिफाई करना है। आपको एक लेटर लिखना है और आपको या तो एक ऐसे लिखना है, इन दोनों में से चॉइस होती है, आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड स्कोरिंग द कट ऑफ मार्क्स इन पेपर 2 कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, अगर पेपर 1 में टाई होता है स्कोर लास्ट की, जैसे कुछ सीटें बची हैं और पेपर 1 में दोनों लोग के मार्क्स बराबर हैं, तो उस टाइम पे पेपर 2 के मार्क्स देखे जाएंगे कि पेपर 2 में आपके मार्क्स कैसे आएंगे। तो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो वो आप उसको मतलब प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो कई ऐसे केसेस हैं कि डेट ऑफ बर्थ भी और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उससे भी मतलब दिया जाता है, लेकिन पहले आपको देखा जाएगा कि टीयर 2 में मार्क्स कैसे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको जिनका देखिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको क्या क्या करना है। मतलब जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो पहले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, पार्ट 1 आप फिल करेंगे। पार्ट 2 है उनके लिए जिन्होंने पहले अगर कोई एसएससी जीडी या एसएससी सीपीओ ये वाला एग्ज़ाम फिल किया हो तो एसएससी सीएचएसएल का भी बीच में आया था। तो देखिए आपको लॉगिन करना है अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से। उसके बाद आपको एक मतलब एक बार में दिख जाएगा कि मल्टीटास्किंग के वैकेंसीज आ चुकी हैं, उस पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन अगर आप चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, और बाकी जो डिटेल पूछ रहा है वो आप भरते रहिएगा। तो पहले तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर भरना है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, कौन सा आपको चॉइस चाहिए किस हिसाब से, और बाकी जो डेटा दे रखा है आप इसको पॉज कर करके पढ़ लीजिएगा। और इसमें मेन यही है कि आप 2-3 पॉइंट बस वही है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप भर दीजिएगा। इसमें मेन वही है कि रिजर्वेशन वाला वहाँ पे एक चेंजेस हो सकता है, और दूसरा एक चेंजेस वहाँ पे होगा जहाँ पे आपको स्टेट की प्रेफरेंस देनी है, तो वहाँ पे आप प्रेफरेंस भरिएगा मतलब आसानी से, और जो आपका सेंटर भरना है। तो बाकी चीज़ तो वैसी है जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं, बाद में पेमेंट हो गया, उसके बाद आपका पूरा पेमेंट होने के बाद ये आपका सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो चुका होगा। ठीक है, तो ये तो पूरी बात रहेगी आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ मैं कि देखिए क्या है कि पहली बात तो कि स्ट्रेटजी आपकी कैसी होनी चाहिए। अभी देखिए मैंने कुछ दिन पहले एनटीपीसी का एक वीडियो बनाया था कि एनटीपीसी में आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक लेवल डाउन रखा था, क्योंकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम का लेवल वो नहीं है। यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम बहुत हाई नहीं आएगा, लेकिन आपको कंपटीशन बहुत हाई लोगों से करना है, क्योंकि एसएससी सीजीएल वाले, मैं फिर से वही कहूँगा, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी आपका जून में है। ठीक है, तो प्रिपरेशन करने वाले प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका उसके 1-2 महीने बाद है, तो एमटीएस का एग्ज़ाम उसके बाद है। तो आप खुद समझिए कि उस टाइम पे प्रिपरेशन लेवल लोगों की कितनी हाई पहुंच जाएगी। पिछली बार एमटीएस में उन लोगों ने सिलेक्शन लिया जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे, भले इसमें 10th मतलब केवल मिनिमम में आपकी एलिजिबिलिटी है कि 10th पास होना चाहिए, लेकिन कभी भी 12th वाला और ग्रेजुएशन वाला भी जल्दी एग्ज़ाम नहीं क्लियर पाता है अगर जनरल कैटेगरी की बात किया जाए। तो आपको प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी, और आपको इंग्लिश बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इंग्लिश के बिना आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आप इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, और बाकी जो स्ट्रैटेजी होगी उसको मैं डिस्कस करूंगा। एक स्ट्रैटेजी इस पे लाऊंगा कि एनटीपीसी और सीजीएल दोनों के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एमटीएस सीजीएल, इनकी एक साथ कैसे की जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।